नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। क्या मिडिल ईस्ट की लड़ाई खत्म हो चुकी है? क्या अमेरिका यहां से वापस जा रहा है? होर्मुज के मुहाने पर बारूद की गंध के बीच कुछ ऐसा पकड़ा है जो दुनिया का भूगोल भी बदल सकता है और ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर को भी चेंज कर सकता है। पिछले 72 घंटों में जो हुआ है, जहां तक मैं देख पा रहा हूं, यह महज इत्तेफाक नहीं हो सकता है और यह कहानी आपको कोई और नहीं बताएगा। गौर कीजिए, ईरानी विदेश मंत्री अरागची रूस जाते हैं, पुतिन से मुलाकात करते हैं। ठीक इसके बाद 2 दिन के बाद पुतिन ट्रंप को फोन मिलाते हैं और 90 मिनट तक सीक्रेट चर्चा होती है। एक तरफ पुतिन, जो ईरान के सबसे खास दोस्त, सबसे बड़े रक्षक, और दूसरी तरफ ट्रंप और पुतिन की पर्सनल केमिस्ट्री जगजाहिर है। ट्रंप खुद को डील मेकर बताते रहे। पुतिन जानते हैं कि होर्मुज में लगी आग को बुझाने का रास्ता मॉस्को से ही निकलेगा। इसके बाद असली धमाका होता है 30 अप्रैल को, जिसे सस्पेंस और गहरा जाता है। तो ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची पहुंचते हैं मॉस्को, पुतिन से मुलाकात करते हैं। पुतिन 1.5 घंटे तक फोन कॉल पर बातचीत करते हैं और उसके बाद अमेरिका लेता है एक बहुत बड़ा फैसला। अमेरिका अपने सबसे घातक न्यूक्लियर पावर्ड यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड को मिडिल ईस्ट से वापस बुलाने का आदेश देता है। तो क्या पुतिन और ट्रंप के बीच कोई डील हो चुकी है? क्या मिडिल ईस्ट की जंग समाप्त हो चुकी है? क्या पर्दे के पीछे कुछ और कहानी लिख दी गई है? क्या डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर कोई आश्वासन दिया या पुतिन ने ईरान को लेकर कोई आश्वासन दिया है जिससे होर्मुज में तनाव कम हो सके? यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड की वापसी इस बात का संकेत है कि कोई ना कोई बहुत बड़ी डील हो गई है और युद्ध खात्मे की तरफ जा रहा है, या फिर किसी बहुत बड़ी चाल के बिसात है। दुनिया की नजरें होर्मुज की लहरों पर नहीं, ट्रंप की अगली चाल पर है, पुतिन की अगली रणनीति पर है और तेहरान के अगले तांडव पर है। तो क्या कनेक्शंस हैं इन 3 डॉट्स के बीच? आज इसी पर चर्चा। इस खबर की तह तक जाएंगे, जानेंगे इस खबर को कंप्लीटली। डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति पुतिन की 90 मिनट की बातचीत के बाद एक खबर आती है जो सबको चौंका जाती है। यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर की मिडिल ईस्ट से वापसी, लाल सागर से वापसी, फिर स्पेसिफिकली मिडिल ईस्ट ना भी कहें। और ऐसा तब होता है जब मॉस्को और वॉशिंगटन के बीच 90 मिनट की फोन कॉल की बातचीत होती है, जिसमें किसी सीक्रेट डील पर चर्चा होती है। पॉइंट बाय पॉइंट अगर इस खबर को देखेंगे तो सबसे पहले ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची रशिया का दौरा करते हैं, मॉस्को का दौरा करते हैं, पुतिन से मुलाकात करते हैं, रूसी नेताओं से, अधिकारियों से मुलाकात करते हैं। इसके बाद पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप में 1.5 घंटे की बातचीत होती है। खबर यह आती है लाल सागर से कि यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड पश्चिमी एशिया से वापस होकर वर्जीनिया के पोर्ट पर लौट रहा है। और ये यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड कोई आम जहाज नहीं है, न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है। इसकी तस्वीर आप देख लीजिए। 90 से ज्यादा एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात रहते हैं, जिसमें F-35 और F-18 सुपर हॉर्नेट फाइटर जेट तक शामिल है। इसके अलावा अटैक हेलीकॉप्टर भी इस पर तैनात रहते हैं। तो क्या हो रहा है होर्मुज तनाव के बीच? क्या पक रहा है? क्या अंदेशा लग रहा है? चलिए जानते हैं। 27 अप्रैल पुतिन और अरागची की मुलाकात, 29 अप्रैल पुतिन और ट्रंप की फोन पर बातचीत, 30 अप्रैल यूएस ने पश्चिम एशिया से, लाल सागर से यूएसएस जेराल्ड फोर्ड को कॉल बैक करने का फैसला लिया। क्या यह महज इत्तेफाक हो सकता है? नहीं, यह महज इत्तेफाक नहीं है। या तो जंग खत्म हो चुकी है
अमेरिका सरेंडर कर चुका है या फिर अब एक फाइनल स्ट्राइक की कॉल ले रहा है अमेरिका? उससे पहले अपने सैनिकों को निकाल रहा है और यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड के साथ लगभग 5000 सैनिक भी वापस अमेरिका जा रहे हैं। या फिर इसमें यह देखा जाए कि पुतिन ने मीडिएशन करा के इस जंग को खत्म कराने का एक बहुत बड़ा बीड़ा भी उठाया और उसे पूरा भी किया। आपको इस वक्त ये नहीं भूलना चाहिए, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं पुतिन और ट्रंप की केमिस्ट्री, जरा फुल स्क्रीन ये तस्वीर देखिए। तस्वीर पुरानी है लेकिन इसके अंदर का मसाला एकदम ताजा है, कहानी एकदम नई है। इसी केमिस्ट्री ने किसी मास्टर प्लान को तैयार कर लिया जिसके बारे में अभी बहुत ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है। कहानी शुरू होती है 27 अप्रैल को। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची खास मैसेज लेकर, रिक्वेस्ट लेकर मॉस्को पहुंचते हैं और वो भी तब जब ईरान और अमेरिका के बीच सीजफायर है, युद्ध की आग है, होर्मुज बंद है, अमेरिका का नेवल ब्लॉकेड है। आराक्ची का पुतिन से मिलना कोई साधारण कूटनीतिक नहीं था। पुतिन जो इस रीजन में बहुत पावरफुल है और ईरान के सबसे बड़े मददगार भी हैं। रक्षा जानकार ये मानकर चल रहे हैं कि अब्बास अराक्ची ने पुतिन को ईरान की रेड लाइंस बताई थी, यानी वो शर्तें जिस पर ईरान युद्ध रोकने को तैयार है। और फिर पुतिन ने सोची समझी रणनीति के तहत डोनाल्ड ट्रंप को फोन मिलाया और लगभग आधे घंटे तक बातचीत की। यानी अब्बास अराक्ची के ठीक 2 दिन के बाद, उनके जाने के बाद 29 अप्रैल को वो होता है जिसका अंदाजा किसी को नहीं था। क्या बातचीत हुई होगी 1.5 घंटे में, 90 मिनट में क्या बातचीत हुई होगी? पुतिन ने होर्मुज को लेकर, ईरान को लेकर ट्रंप को वार्न किया होगा। उन्होंने बताया होगा आपने दोबारा अटैक किया तो युद्ध विनाशक हो सकता है, परिणाम बहुत घातक हो सकते हैं। ऑलरेडी पूरी दुनिया में इसका बहुत ड्रास्टिक इंपैक्ट पड़ा है। ईरान पर फिर से हमलों की वजह से अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर को भी खतरा हो सकता है। अब आती है वो खबर जो सबको चौंका जाती है। पुतिन ट्रंप की कॉल खत्म होती है और 30 अप्रैल को आदेश आता है कि यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर को लाल सागर छोड़ना होगा और वापस अमेरिका लौटना होगा। यानी इसकी तैनाती मंदाब स्ट्रेट के पास थी और यह अमेरिका का सबसे महंगा और घातक समुद्री ब्रह्मास्त्र है। अमेरिका का जेराल्ड आर फोर्ड किसी देश की सीमा पर पहुंच जाए, समझ लीजिए उस देश का ऐसे ही काम तमाम है। लेकिन यहां से इसे वापस भेजा जा रहा है। तो ये तीनों खबरें कनेक्ट कैसे हो रही हैं? इसमें खेल टाइमिंग का है। जैसे ही डील की सुगबुगाहट शुरू हुई, अमेरिका ने अपने सैनिकों की और अपने ताकत को यहां से कम करने का डिसीजन ले लिया। 5000 सैनिक, एक न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर अब वापस जा रहा है। अब इलाके में बच जाएंगे 2 एयरक्राफ्ट कैरियर। इसको बुलाने के पीछे की कारण क्या बताए जा रहे हैं? अब अमेरिका कुछ तो कहेगा ना कि आप क्यों बुला रहे हो, क्या वजह है। अब अमेरिका की दलील भी सुन लीजिए। वो कह रहे हैं अमेरिकी फोर्सेस 300 दिनों से ऑपरेशन में हैं और वो बहुत थक चुके हैं और जहाज को भी ओवरहॉलिंग की जरूरत है। यह जहाज पिछले 10 महीनों से लगातार तैनाती पर रहा है और विमान पर तैनात 4500 से 5000 नौसैनिक बहुत ज्यादा दबाव में है। इसने वेनेजुएला ऑपरेशन भी संभाला, इसने ईरान ऑपरेशन भी संभाला। लंबे समय तक समुद्र में रहने की वजह से क्रू पर दबाव बहुत बढ़ गया है। लंबी तैनाती का असर जहाज पर तैनात सैनिकों की सेहत और दिमाग, मन पर हुआ है। लंबे समय की तैनाती की वजह से जहाज का मेंटेनेंस प्रभावित हुआ है और जहाज को ओवरहॉलिंग के लिए, जेराल्ड आर फोर्ड को ओवरहॉलिंग के लिए वापस बुलाया जा रहा है। जबकि सच्चाई मैं आपको बताऊं क्या है। सच्चाई तो यह है कि ये जहाज कुछ इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि ये 1, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल तक कहीं भी तैनात रह सकता है। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर पावर्ड, इसको रिफ्यूल करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। बस रसद की आपूर्ति करते रहिए, उसके लिए कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है अमेरिका को।
जहाज अपनी जगह लगा रहेगा। आप हाँ साल दर साल, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल में आप क्रू बदल सकते हो, सैनिकों को रिप्लेस कर सकते हो। लेकिन ये क्या बात हुई कि भाई जहाज को ओवरहॉलिंग के लिए वापस भेजा जा रहा है? इस जहाज में ऐसी क्या दिक्कत होगी? क्या इस जहाज के पेंदी में ईरान ने छेद कर दिया, नुकसान पहुंचा दिया? और क्या यह पुतिन को दिया गया ट्रंप का कोई कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर है? क्या ट्रंप ने पुतिन को भरोसा दिलाया ठीक है, हम अपनी तैनाती वहां कम कर रहे हैं, आप ईरान से बात कीजिए, ईरान डील की शर्तों पर आ जाए। और यहां इतिहास की भूमिका बहुत बड़ी हो जाती है। पुतिन और ट्रंप की केमिस्ट्री हमेशा से चर्चा में रही है। पुतिन को एक स्थिर मिडिल ईस्ट चाहिए ताकि वो यूक्रेन पर फोकस कर सके। अमेरिका भी बहुत ज्यादा जंग लड़ने की मूड में नहीं, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुद ही अमेरिका में फंस चुके हैं बुरी तरीके से। उनकी हालत ऑक्टोपस जैसी हो गई है। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका फर्स्ट की बात करते हैं, लेकिन अमेरिका लास्ट हो चुका है उनकी नीतियों की वजह से। $30 बिलियन युद्ध में फूंक चुके हैं। $200 बिलियन और यूएस कांग्रेस से मांग रहे हैं, जिसके मिलने की उम्मीद बहुत कम है। और अगर मिल भी गया तो अमेरिका की इकोनॉमी को मंदी की कगार पर जाने से कोई नहीं बचा सकता है। वहीं रूस ईरान का हथियार पार्टनर है, लेकिन रूस कभी नहीं चाहेगा कि ईरान इस इलाके में अमेरिका से हार जाए और अमेरिका यहां जीतकर इस इलाके में अपना दबदबा फिर से क्रिएट करे। इसलिए ट्रंप और पुतिन मिलकर यहां डील को फाइनल कराने में जुट गए हैं, जिसमें ईरान की सुरक्षा की गारंटी पुतिन सबसे ऊपर रख रहे हैं। और बदले में डोनाल्ड ट्रंप ने अश्योरेंस दिया है कि आगे से कोई भी ऐसा हमला नहीं होगा जिसमें जेराल्ड आर फोर्ड को वापस बुलाया जा रहा है। तो दोनों नेता क्या इतने करीब हैं? यह दोस्ती कोई आज की नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप 1.5 साल पहले राष्ट्रपति चुनेगा, उसके बाद पुतिन और ट्रंप की दोस्ती हुई है। यह दोस्ती 13 साल पुरानी है। अगर आपको यकीन ना हो तो मैं आपको बताता हूं, 2013 से इस दोस्ती की शुरुआत होती है। मिस यूनिवर्स मॉस्को में डोनाल्ड ट्रंप को बुलाया गया था और तब पहली बार डोनाल्ड ट्रंप और राष्ट्रपति पुतिन मिले थे और खुले तौर पर पुतिन की तारीफ की थी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था पुतिन एक महान और मजबूत लीडर है। 2016 में अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप बोले, अगर पुतिन ने कहा कि मैं शानदार हूं तो यह सम्मान की बात है। रूस पर चुनाव में दखल के आरोप पर भी ट्रंप ने पुतिन का खुला बचाव किया। 2017 में राष्ट्रपति बनने के बाद पहला साल नेटो को कमजोर बताया, रूस पर लगे प्रतिबंधों को अनावश्यक कहा और सीरिया के मुद्दे पर पुतिन से बातचीत बढ़ाई। जुलाई 2018 हेलसिंकी समेत फिनलैंड में ट्रंप और पुतिन की 1-to-1 मीटिंग होती है। ट्रंप कहते हैं, मैं अपनी इंटेलिजेंस एजेंसियों से ज्यादा पुतिन पर भरोसा करता हूं। 2019 यूक्रेन और रूस, ट्रंप ने रूस पर नरम रुख जारी रखा जब वो दोबारा राष्ट्रपति बनने से पहले की बात है। यूक्रेन को लेकर पुतिन की आलोचना करने से बचे। अमेरिका में इंपीचमेंट का मुद्दा इसकी वजह से बन गया। लेकिन 2020 में जब वो चुनाव हार गए तब भी पुतिन की तारीफ उन्होंने जारी रखी। पुतिन पहली विदेशी नेताओं में शामिल थे जिन्होंने ट्रंप को सम्मान दिया। 2022 में ट्रंप ने कहा पुतिन बहुत चालाक है, हमले की निंदा की, लेकिन पुतिन को पूरी तरह से दोषी नहीं बताया। 2025 में जब वापसी हुई तो बैकडोर से फिर से समर्थन कर दिया और यूक्रेनी राष्ट्रपति को तो व्हाइट हाउस बुलाकर जो फजीहत, जो जूतम पैजार की थी, उसका तो वीडियो सोशल मीडिया पर आप कभी भी उठाकर देख सकते हैं। उस वक्त ट्रंप ने दावा किया, अगर मैं होता तो यूक्रेन युद्ध नहीं होता, पुतिन और मैं मिलकर यहां पर डील कर लेते। और अब पुतिन और ट्रंप के बीच 1.5 घंटे की बातचीत और यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड की वापसी, क्या इसी जुगलबंदी का कमाल है? और इसके बाद क्या मिडिल ईस्ट में एक नया पावर ब्लॉक बनेगा? तो क्या यह लड़ाई खत्म हो चुकी है? क्या ईरान अमेरिका में डील होने वाली है? सूत्रधार पुतिन बन रहे हैं। बहुत बड़ी खबर है और बहुत गंभीर मुद्दा है। चर्चा करने के लिए एक बड़ा पैनल इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहा है। ग्रुप कैप्टन तपेश चौधरी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ संजीव श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विदेश मामलों की जानकार प्रियंका यादव जुड़ रही हैं, जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट रशिया से लाइव, और रवि करकरा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट अमेरिका से लाइव। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले रवि जी के पास चल रहे हैं। यूएसए, अमेरिका,
और पहली इस बात पर सवाल, ईरानी विदेश मंत्री मॉस्को जाते हैं, पुतिन 1.5 घंटे बात करते हैं, यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड की वापसी होती है। क्या चल रहा है, आप कैसे डिकोड कर रहे हैं रवि जी? देखिए विवेक, आपने बहुत ही बढ़िया एनालिसिस की है, बहुत ही अच्छे पॉइंट्स उठाए हैं। आई थिंक हम लोग तो कल भी ये बात करते हैं, कल शाम को, कि 60 दिन की डेडलाइन आ गई है। और जितना मुझे पता है कि डेमोक्रेट्स और कुछ रिपब्लिकन्स जो है वो भी इसको वॉर को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। और मैं आपको ये बता सकता हूँ कि अगर सिर्फ आप गैस की प्राइस उठाएं, मतलब कि पेट्रोल, हम तो गैस बोलते हैं, तो यहाँ पे 2022 में उसका रेट था 4.10। और सैन फ्रांसिस्को में तो खैर और भी ज़्यादा है। तो इतने ज़्यादा गैस प्राइसेस नहीं देखे हम लोगों ने। जो इनने ट्रम्प ने बहुत ज़्यादा प्रॉमिस किया था, इन्फ्लेशन बढ़ रही है, खाना खत्म हो रहा है, तो उनको बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला जा रहा है कि आपने किया क्या है, ये पंगा क्यों उठाया है। तो आई थिंक वही है ना कि जब जीनी आउट ऑफ द बॉक्स हो गया तो उनको कोई ना कोई सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। और कल जो बातचीत हुई है 1.5 घंटे में, उसमें पुतिन ने ये भी बोला है ट्रम्प को कि मैं जाके ये सॉल्व करता हूँ और मैं पीस लेके आता हूँ। फिर ट्रम्प ने बाद में जवाब में ये बोला है कि आप पहले यूक्रेन को देखिए। तो आई थिंक फिर अगर आप वो इंटरव्यू देखें, प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो ट्रम्प को आखिर में एक क्वेश्चन पूछा था कि आपको क्या लगता है कि ये वॉर जो है ये कब तक खत्म होगी। तो उन्होंने ये बोला, और क्या यूक्रेन की वॉर भी जो है क्या खत्म होगी, उनकी डेडलाइन और का टाइमलाइन क्या है। तो ट्रम्प ने जवाब में ये बोला है कि देखिए, मुझे तो लगता है कि दोनों साथ साथ में खत्म हो जाएंगे। और ये काफी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है, क्योंकि पुतिन भी बिल्कुल टायर्ड है, नेटो के मेंबर्स भी टायर्ड है, यूक्रेन भी टायर्ड है। अब क्या इस नेगोशिएशन में क्या ये बात हो गई है कि यूक्रेन का जो बॉर्डर है जो रशिया ने लिया है, ये बताएंगी, मैम बताएंगी इसके बारे में, क्योंकि मुझे इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि क्या उसकी अग्रीमेंट कोई हुई है। क्योंकि उसमें बहुत इंपॉर्टेंट जो आपने बोला कि ईरान के विदेश मंत्री जो पहुंचे हैं रशिया में, क्योंकि हम तो शुरू से बोल रहे हैं कि पाकिस्तान की हैसियत नहीं है कोई भी तरीके की कोई डील लाना। या तो रशिया कर सकता है या इंडिया कर सकता है और बाकी कर सकते हैं। और कल जब ट्रम्प को शाम को पूछा गया है कि आपने देखा है कि यूएई जो ओपेक को छोड़ के जा रहा है, तो उन्होंने बोला ये तो बहुत ही बढ़िया बात है। तो हम तो चाहते हैं कि, क्योंकि ये बहुत ज्यादा गेम अमेरिका खेलता है, एक तरीके से ओपेक में सऊदी अरेबिया को बढ़ा के रखता है, और दूसरी तरफ यहाँ पे स्टेटमेंट भी दे रहे हैं। तो आई वुड से कि बहुत क्लियर इंडिकेशन है कि वॉर जो है वो धीरे धीरे खत्म हो रही है। क्योंकि यहाँ पे वही होगा जो होगा कि सब बोलेंगे हम भी जीत गए, ईरान भी बोलेगा देखो हमने यूएसए को हरा दिया, यूएसए ये प्रोपेगेंडा करेगा सेकंड टर्म के लिए, सॉरी मिड टर्म के लिए, कि हमने हमने देखो कितनी बढ़िया पीस और क्या बनने सोल्यूशन निकाल के लाए हैं। तो आई थिंक यहाँ पे इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी कि कल क्या होता है, क्योंकि इसका मतलब क्लियर है कि ये जो उनको लाना है कांग्रेस में पूछने के लिए कि 60 डेज के बाद हमको अप्रूवल लेना पड़ेगा, मुझे नहीं लगता वो होगा। तो एक तरीके से इनडायरेक्ट घोषणा ये है कि वॉर्स आर ओवर। अब वॉर मतलब कि वेस्ट एशिया की वॉर भी ओवर है, डज इट ऑल्सो मीन कि यूक्रेन की वॉर भी ओवर है। ये हमको आगे आने वाले दिनों में पता लग जाएगा। धन्यवाद। जी, आपने बहुत अच्छा एनालिसिस किया। मैं चाहूंगा कि इसमें संजीव श्रीवास्तव क्या पक्ष रखते हैं, क्योंकि मुझे तो कुछ ऐसा लग रहा है कुछ तो खिचड़ी पक रही है डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन के बीच में। देखिए विवेक जी, ये जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच में जो वार्ता हुई है, ये बहुत ही अहम है। और ये जो पूरी वेस्ट एशिया की क्राइसिस है, उसका एक सीरियस इम्प्लीकेशन पूरे विश्व को झेलना पड़ रहा है, उससे डील करना पड़ रहा है। रशिया भी उससे कहीं न कहीं अवश्य चिंतित है कि जो इंटरनेशनल जो ट्रेड रूट्स हैं वो अगर इसी तरीके से बाधित किए जाते रहे, तो फिर ये पूरे इंटरनेशनल जो मैरीटाइम जो रूल्स बेस्ड ऑर्डर है, जो मैरीटाइम के लॉज हैं, उनको वो डिसरप्ट कर सकता है। और ये रशिया जो कि एक बहुत बड़ा ऑयल का एक्सपोर्टिंग कंट्री है, उसके लिए भी एक घातक साबित हो सकता है। और चाइना इससे गंभीर रूप से पहले से ही प्रभावित है। तो ऐसे में मेरा ऐसा मानना है कि जो इंटरनेशनल जो बड़ी शक्तियां हैं, वो अपने अपने जो इन्फ्लुएंसेस का इस्तेमाल करते हुए इस बात की पूरी कोशिश कर रही हैं कि इस युद्ध को किस तरीके से शांत कराया जाए। और ऐसे में अब्बास अराक्ची, जो कि ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर हैं, वो जब मॉस्को की उन्होंने यात्रा की, तो उस दौरान रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने उन्हें कुछ अवश्य गंभीर सलाहें दी हैं, जिसका कि आपने स्वयं जिक्र किया विवेक जी। और मेरा ऐसा मानना है कि
रशिया ने इस बात को जरूर कहा होगा ईरान से कि वो फर्दर किसी तरीके के एग्रेशन के बारे में विचार त्याग दें और बेहतर हो कि वो शांति के रास्ते की तरफ बढ़े। और दूसरा मैं ये भी देखता हूँ कि जो अब्बास अराक्ची की जो ईरान की चाहे यात्रा हो, चाहे वो मस्कट ओमान की यात्रा हो या इस्लामाबाद की यात्रा हो, वो ईरानियन जो इस्लामिक रिजीम के ऊपर जो ब्लॉकेड अमेरिका का किया गया है उससे वो जो दबाव है उससे ईरान स्वयं काफी व्यथित दिखाई देता है और ईरान के लिए ये जो ब्लॉकेड और काउंटर ब्लॉकेड ज्यादा सस्टेनेबल नहीं है। तो ऐसे में मैं भी इस बात के संकेत देख रहा हूँ कि युद्ध एक समाप्त होने के संकेत अवश्य दिख रहे हैं और विशेष रूप से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ओपन होने की संभावना मैं ज्यादा देखता हूँ। लेकिन इतना कहने के बाद मैं एक बात अवश्य कहना चाहता हूँ कि जहां तक एक डील मेकिंग की बात है, इस यूएस ईरान के बीच में जो विषय हैं, जो इश्यूज हैं, जो कॉम्प्लेक्सिटीज हैं और एक जो अविश्वास की जो गहरी खाई बन गई है, उसको अगर पाटने का जो कार्य है वो एक लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस हो सकता है, उसमें समय लग सकता है, वो एक प्रोलॉन्ग्ड निगोशिएशंस और डायलॉग की प्रक्रिया हो सकती है। लेकिन जहां तक एक सीज फायर का है, ये सीज फायर मैं ये देख अभी तक तो इंडेफिनिट ये बढ़ा हुआ है और ये मेरे असेसमेंट के मुताबिक आगे भी बना रहेगा क्योंकि अमेरिका भी इस युद्ध को नहीं लड़ना चाहता और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी इस बात का दबाव बना रहा है कि इस युद्ध को अब न लड़ा जाए। तो ऐसे में इस बात की ज्यादा प्रोस्पेक्ट दिखाई देते हैं। ये जो सीज फायर है वो एक लंबे समय तक जारी रहेगा, लेकिन जो नेगोशिएशंस और डायलॉग है वो भी लंबे समय तक चलेगा। उतना आसान नहीं होने जा रहा कि एक डील हो जाए, एक पीस डील हो जाए और स्थायी शांति हो जाए। ये जो 28 फरवरी और उसके बाद का जो स्टेटस को बिगड़ा है, उस एक नए तरीके का स्टेटस को, एक नए तरीके का जो वेस्ट एशियन ऑर्डर विकसित हो रहा है, इमर्ज कर रहा है। आपने देखा यूएई किस तरीके से ओपेक से बाहर आ गया और इसी तरीके के अनेक अन्य स्टेप्स भी वहां लिए जा सकते हैं। तो एक नए तरीके का न्यू स्टेटस को बनाने में समय लगेगा और नए तरीके की डील को करने में समय लगेगा। लेकिन मैं स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर के बहुत आशान्वित हूँ और मेरे असेसमेंट के मुताबिक ये जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज में ये जो ब्लॉकेड और काउंटर ब्लॉकेड है वो आने वाले समय में जल्द हट सकता है और वहां पर एक नॉर्मलाइजेशन की स्थितियां बनने की मैं संभावना ज्यादा देखता हूं। जल्दी ऐसा होने की मैं संभावना देखता हूं क्योंकि ईरान भी, जैसा मैंने कहा, दबाव में है। अमेरिका भी ये चाहता है कि इसको ओपन किया जाए, वो भी काउंटर ब्लॉकेड को ज्यादा मेंटेन करके नहीं रखना चाहता और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का तो दबाव है ही, चाहे वो चाइना हो, रशिया हो, भारत हो, सभी और यूरोपीय राष्ट्र हो, सभी इस बात का दबाव बना रहे हैं कि ये जो ब्लॉकेड है उसको जल्द से जल्द हटाया जाए। तो ये मैं एक शांति की स्थिति में अवश्य देख रहा हूं, लेकिन एक परमानेंट पीस को करने में, एक परमानेंट डील करने में अभी एक लंबा समय लगेगा, ये भी मैं अवश्य कहना चाहता हूं, जैसा कि मैंने पहले भी इस बात को कहा। जी, मैं तपेश जी से समझूं कि जेराल्ड और फोर्ड के वापसी का मतलब क्या है। इससे पहले मॉस्को चलते हैं प्रियंका के पास और प्रियंका जानते हैं कि मॉस्को में क्या खिचड़ी पकी है ट्रंप और पुतिन के बीच में। नमस्कार विवेक जी। मॉस्को और वॉशिंगटन के मौजूदा रिश्ते की मैं बात करूं, जैसा पहले यूक्रेन युद्ध के दौरान जो जितनी लेवल ऑफ रिबेलियन और जो नफरत थी वो काफी हद तक कम हुई है। यूएस और रशिया दोनों के बीच के रिलेशनशिप अब मैं कहूंगी एक एनिमी लेवल के नहीं रहे हैं, इन पब्लिक, इन डिप्लोमेटिक लेवल। और यहाँ पर बस इस तरीके से एक्ट किया जा रहा है जैसे एक ट्रेडिशनल कपल एक्ट करता है, एक दूसरे को पेन भी इन्फ्लिक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ नेगोशिएट भी कर रहे हैं और को डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पे भी काम किया जा रहा है। जैसे आइस हॉकी टूर्नामेंट का बात की जा रही है ग्राउंड लेवल पे, उस पर भी डिस्कशन किया जा रहा है। उसके बाद बेरिंग स्ट्रेट के ऊपर भी डिस्कशन किया जा रहा है। उसके बाद इनका जो रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स के ऊपर भी बात की जा रही है। तो इस तरीके की को डेवलपमेंट्स पे भी बात की जा रही है। फिर साथ में एक दूसरे को टैकल करने के लिए एक पॉलिटिक्स भी लगाई जा रही है वॉर को यूज करके, ताकि फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज की जा सके, ताकि डिसीजन मेकिंग पे पहुंचा जा सके। और क्योंकि जब पहली टॉक हुई थी उस टाइम पे प्रिडिक्टेबल था कि कोई नतीजा नहीं निकलेगा, क्योंकि उस टाइम पे ना तो नाटो फ्लेक्सिबल था, ना रशिया फ्लेक्सिबल था और जेलेंस्की तो बिल्कुल फ्लेक्सिबल नहीं थे, जो कि अभी भी अब वो एंजाइटी में है। अब उनके पास कार्ड्स और भी कम हो गए हैं। लास्ट टाइम जो डिस्कशन हुआ था उसमें पुतिन यहाँ तक आ गए थे कि जो चार उन्होंने प्रोविंसेस अब कब्जाए हैं उसमें से दो इधर रहेंगे, दो उधर जाएंगे, बट जेलेंस्की वाज नॉट रेडी फॉर दैट। तो इस तरीके की चीजें बनी हैं। उसके बाद
एक दूसरा जो कॉन्फ्लिक्ट जो एनहांस हो गया गल्फ कंट्रीज में बिटवीन यूएई और सऊदी अरेबिया, जो सऊदी अरेबिया जो कंट्रोल कर रहे थे, वो सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे थे, सबसे ज़्यादा सेल कर रहे थे। सऊदी अरेबिया चाहता है कि वो जो सेल करेगा वो हाई प्राइस पे सेल करना चाहता है, क्योंकि उसने वो नियॉन प्रोजेक्ट जो छेड़ दिया है अपना फिक्शनल प्रोजेक्ट, वो उसको कंप्लीट करना चाहता है, compete करना चाहता है यूएई से। और उसकी जो सऊदी अरेबिया की जो पॉलिटिक्स है वो ईरान, सूडान और इसराइल या किसी भी मामले में यूएई से मैच नहीं करती है, उसके डिसीजंस मैच नहीं करते हैं। यूएई के दूसरी तरफ है, यूएई लोअर प्राइस पे बेचना चाहता है, यूएई एक्सपोर्ट प्रोड्यूस करना चाहता है। तो यहाँ पर पूरा इसके पीछे चांसेस ये भी नजर आ रहे हैं कि कुवैत शायद ऑल्सो विल ज्वाइन यूएई टू कम आउट ऑफ ओपेक। तो यहाँ पे ओपेक वीक किया गया, यहाँ पर जीसीसी का काउंसिल तो इसका जेराल्ड फोर्ड की वापसी से कनेक्शन है? हाँ जी। और यहाँ पर अमेरिकन एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन तक को वीक किया जा रहा है, यहाँ पर पेट्रो डॉलर को वीक किया जा रहा है। कुल मिला के देयर इज सम पावर दैट इज ट्राइंग टू वीकन द डीप स्टेट, ये मैं कह सकती हूँ। यहाँ पर ये बहुत अच्छा एनालिसिस है, ये बहुत अच्छा एनालिसिस है। मैं आपके पास वापस लौटूंगा। आपने जो डीप स्टेट वाली बात उठाई है, मैं तपेश जी के पास जा रहा हूं। तपेश जी, जेराल्ड फोर्ड का लाल सागर से निकलकर वापस वर्जीनिया के पोर्ट पर जाना ओवरहॉलिंग के मतलब से कहना कि भाई ओवरहॉलिंग के मकसद से ले जा रहे हैं, 300 दिन से ये जहाज जो है समंदर में। अरे भाई, ये वो जहाज है जो न्यूक्लियर पावर्ड है, ये सालों साल तक समंदर में रह सकता। आप सैनिक रिप्लेस कर दीजिए, सैनिकों की संख्या कम तो है नहीं अमेरिका के पास, तो वो एक और पॉइंट है। इस जहाज का न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर का यहां से वापस निकलना क्या मैसेज दे रहा है? गुड इवनिंग टू एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल विवेक जी, जो भी आपने अपनी रिपोर्ट में एनालिसिस दिखाया, कूडोज टू यू एंड योर टीम, इट वाज अ वेरी गुड एनालिसिस। एक्चुअली अब मैं जेराल्ड फोर्ड की बात पे आता हूँ। देखिए, मैं एयरक्राफ्ट कैरियर के बारे में बताता हूँ। एयरक्राफ्ट कैरियर कोई भी हो, चाहे वो न्यूक्लियर पावर्ड हो, चाहे वो नॉर्मल डीजल पेट्रोल से चलने वाला हो, उनकी एक मेंटेनेंस होती है। एक शॉर्ट टर्म मेंटेनेंस होती है, एक मिड टर्म होती है, एक लॉन्ग टर्म होती है और एक लाइफ लॉन्ग मेंटेनेंस होती है। न्यूक्लियर पावर्ड भी जो है मिड टर्म मेंटेनेंस के लिए 6 से 10 महीने में डॉक पे जाते हैं और उनकी मेंटेनेंस होती है। और करीब 25 साल के बाद किसी भी न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर की फुल मेंटेनेंस होती है। इसमें इट इज ऑलमोस्ट ए रिफर्बिश्ड एयरक्राफ्ट, बिकॉज सारा कुछ मटेरियल निकाला जाता है, ईंधन दोबारा भरा जाता है उसमें। वो सब जैसे यूएसएस निमिट्स भी एक एयरक्राफ्ट कैरियर है जो न्यूक्लियर पावर्ड है, जिसको करीब 4 साल लगे थे दोबारा सी में आने में। अब लिंक है कि नहीं है, ये एक्सटेंशन तो चल रहा था कि जेराल्ड फोर्ड को जाना चाहिए, क्योंकि आप सबने सुना होगा उसमें प्रॉब्लम्स थी, उसके टॉयलेट्स की ब्लॉकेज की प्रॉब्लम्स आई थी, उनके लॉन्ड्री जो रूम था उसमें आग लगी थी। अब वो मिसाइल्स या ड्रोन की वजह से लगी थी या किसी और वजह से लगी थी, वो पता नहीं। यूएसएस जेराल्ड फोर्ड पहले भी स्टेट ऑफ हॉर्मुज के नीचे से थोड़ा 1000 किलोमीटर अवे चला गया था। लाल सागर में डिप्लॉय करने का कारण ये था कि अगर कुछ एक्शन होता है तो ईरान की तरफ से ये इंटेलिजेंस इनपुट्स आ रहे थे कि वो लाल सागर में जाने वाली इंटरनेट लाइंस को काट देंगे, तो वहां पे वो अवेलेबल था। पर इसका मतलब ये नहीं है कि अगर वो थ्रेट अभी भी परसिस्ट करता है ईरान का, तो उसको हम महीने 2 महीने का या 15 दिन का एक्सटेंशन और नहीं दे सकते थे। तो डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि पुतिन साहब से जो भी ट्रम्प साहब की बात हुई है उसका उससे लिंक जरूर है, क्योंकि लाल सागर को अबंडन करके नहीं जा सकते। क्योंकि 24 अप्रैल को ही इनका जो 4th एयरक्राफ्ट कैरियर अभी मेंटेनेंस से बाहर आया है, यूएसएस आइजनहावर, उसके 24 अप्रैल को सी ट्रायल्स कंप्लीट हुए, जो अगले कुछ दिनों में वो सी रेडी हो जाता तो वो रिप्लेस कर सकता था और इतना एक्सटेंशन हम इसको दे सकते थे। तो पहली बात तो ये है कि यस, देयर इज ए लिंक कि आप एक पर्टिकुलर पोस्ट को छोड़ के जा रहे हैं। दूसरा, क्या वो इतना जरूरी है? देखिए, जो ब्लॉकेड यूएसए ने लगाया हुआ है स्टेट ऑफ हॉर्मुज में, उसके लिए एक एयरक्राफ्ट कैरियर सफिशिएंट है। वहां पे ऑलरेडी 2 एयरक्राफ्ट कैरियर सर, लेकिन मैं सॉरी टू इंटरप्शन सर, लेकिन आप देखिए, ये इसकी तैनाती वहां नहीं है, इसकी तैनाती लाल सागर में थी, मंदाब स्ट्रेट के पास। और अगर हूती अभी तक मंदाब स्ट्रेट को टेक ओवर नहीं कर पा रहे थे तो सिर्फ इस शिप की वजह से, क्योंकि ये अकेला अपने आप में इस समंदर का बाहुबली है। अब यहां से निकल गया, फिर मंदाब स्ट्रेट का एक बहुत आपने जो नाजुक पॉइंट है वो आपने खुला छोड़ दिया, फिर से मतलब एक घाव आपने खुला छोड़ दिया है। मैं वही कह रहा हूं विवेक जी कि
मैंने वही बात कही कि एक एयरक्राफ्ट कैरियर अगर स्टेट ऑफ हॉर्मुज के लिए सफिशिएंट है तो दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर आइदर बुश यूएसएस बुश को भेजा जा सकता था लाल सागर में। इसीलिए मैंने बोला कि डेफिनेटली कोई ना कोई लिंकेज जरूर है कि आपने एक एरिया जिसको कवर किया हुआ था उसको आपने ओपन छोड़ दिया, तो इसका मतलब कोई ना कोई गारंटी, चाहे वो अरागाची के थ्रू उनकी विजिट हो, बाद में यूएस प्रेसिडेंट और पुतिन की बातचीत हुई हो, आपने बिल्कुल सही सही कहा अपने रिपोर्ट में। ये तो रशिया यूक्रेन के बाद ये चीजें डावाडोल हुई हैं बिटवीन पुतिन एंड ट्रंप, अदरवाइज लास्ट टर्म में तो पुतिन और ट्रंप के दोनों बढ़िया संबंध थे। तो आज की डेट में भी मेरा भी मानना यह है कि पुतिन अगर कोई है तो वो पुतिन है जो इस लड़ाई को कुछ रुकवा सकते हैं और अमेरिका को इज्जत से निकाल सकते हैं। पर मैं इसमें 2 पॉइंट कवर करूंगा। अमेरिका इज्जत से तब निकल सकता है जब स्टेट ऑफ हॉर्मुज बिना किसी टोल के, जैसे पहले था प्री 28 फरवरी, अगर ऐसा हो जाए, जिसके लिए ईरान झुकने को तैयार नहीं है। दूसरा कंडीशन ये है कि अमेरिका के जो अमेरिका सारे नेटो कंट्रीज अमेरिका के साथ आ जाए और ईरान के ऊपर इतना प्रेशर क्रिएट करें जो पॉसिबल नहीं है। तो इस ट्रैप से ट्रम्प साहब को निकलने का कोई रास्ता नहीं सूझ रहा। और जो बूट्स ऑन ग्राउंड और अनदर स्ट्राइक और ये सब कहानियां हैं, इससे कुछ अचीव नहीं होने वाला, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि ना तो एयर स्ट्राइक्स में ना ही ग्राउंड स्ट्राइक्स में अमेरिका को ये पता ही नहीं है कि वो क्या एंड स्टेट चाहता है। तो अगर मुझे ऐसा लगता है कि इस डील में जो भी आप बात कर रहे हैं कि पुतिन और ट्रम्प की बात हुई है, पहला वन बाई वन स्टेप लेना पड़ेगा। पहला कदम यही है कि भाई मैं अपनी फोर्सेस हटाता हूं, मैं ब्लॉकेड हटाता हूं, लेकिन हॉर्मुज को आप भी खोल देंगे, क्योंकि $120 से ऊपर का बैरल हो गया है वर्ल्ड में, सबका इफेक्ट होगा। कुछ कंट्रीज पैसे कमा लेंगे, लार्जेस्ट जो प्रोड्यूसिंग नेशंस हैं सऊदी अरबिया वगैरह या रशिया, वो अपना कुछ इकोनॉमिकल लॉसेस कवर कर सकते हैं हाई प्राइसेस से, लेकिन पूरा वर्ल्ड सफर कर रहा है। तो इतना आसान नहीं है, क्योंकि अमेरिका का इंटरेस्ट सिर्फ अमेरिका में नहीं है, पूरा वर्ल्ड ओवर है। तो इसलिए मुझे ये एक ही पहला रास्ता दिखाई दे सकता है, और ट्रम्प साहब शायद यही करने वाले हैं कि न्यूक्लियर डील और न्यूक्लियर उसको कैसे होगा वो दोबारा होगा, क्योंकि ईरान झुकने को तैयार नहीं है। तो वन स्टेप बाई वन स्टेप से शायद कोई रास्ता निकले। जी, क्या रवि जी आप भी इसको ऐसे ही देख रहे हैं? ऑल्दो ये पॉसिबिलिटीज है कि डोनाल्ड ट्रंप ने पुतिन को आश्वस्त किया होगा, ठीक है हम अपने सैनिक वहां से कम कर रहे हैं, आप ईरान को कहिए कि वो 24 घंटे के अंदर कोई बड़ा मेजर लेके ये साबित करे कि वो भी शांति चाहता है, तो हो सकता है अगला कोई वेलकमिंग स्टेप जो है वो इस जंग में आप ईरान के तरफ से देखें अगले 24 घंटे के अंदर। देखिए, सबसे वेलकमिंग स्टेप तो वही होगा ना कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो अनकंडीशनल जो है ओपन हो जाए और सिमिलरली ब्लॉकेट हट जाए। आई थिंक पूरी दुनिया उसकी वेट कर रही है अच्छी तरीके से, ताकि उसमें कोई और गेम्स खेला ना जाए, बिकॉज नुकसान बहुत ज़्यादा हो रहा है। आपको पता है कि सिर्फ नुकसान जीसीसी में नहीं हो रहा, ईरान का तो तहस नहस मचा हुआ है। तो आई रियली होप, और मुझे भी लगता है कि ये जो इंडिकेशन जो आपने बहुत बढ़िया एनालिसिस की है, इंडिकेशन बड़ी क्लियरली दिखाता है। और मुझे याद है कि देखिए अभी मोदी जी ने भी एग्री कर लिया कि मैं भी यूएई जाऊंगा यूरोप के दौरे के लौटने पे। तो दीज आर ऑल सिग्नल्स। और कल जो है ईरान ने अपनी दोबारा फ्लाइटें शुरू कर दी, अगर आपने वो भी नोटिस किया होगा। और मैं खुद जा रहा हूँ, बाय द वे शायद मैं आपका एक इंटरव्यू अभी दुबई से करूंगा। मैं 8 मई को खुद दुबई और दोहा, और क्योंकि मेरा काम भी रुका हुआ है, मैंने आपको बताया था कि हम अपने अबू धाबी में फैक्ट्री लगा रहे हैं, तो मैं भी जा रहा हूँ। तो मुझे भी यही लगता है कि जितनी ही मेरी जो लोगों से बात हो रही है जीसीसी कंट्रीज में, ऑल इंडिकेशन आर शोइंग टुवर्ड नॉर्मलसी। पर उसमें नॉर्मलसी डजंट मीन गोइंग बैक टू प्री 28 ऑफ फरवरी। दुनिया 28 फरवरी के बाद, जैसे कल शायद किसी ने ट्वीट किया था, एक मेरे मित्र हैं, एक पत्रकार हैं यूएई में, कि दुनिया बदल गई है फरवरी 28 के बाद। बिल्कुल सही बोला है, क्योंकि ये जो हेजेमनी थी ओपेक की, जो यूएसए की थी, पेट्रो डॉलर की, ये सारा जो हम लोग काफी बार बात कर चुके हैं, वो अब खत्म है। और इसमें सबसे ज्यादा वेलकमिंग स्टेप यही होगा कि ट्रम्प को ना किसी तरीके से अपने आप को फोकस करें अब अमेरिका पे, उनका मिड टर्म जो है उसी पे लगे रहे, और दुनिया को परेशान करना थोड़ा बंद करें, चाहे वो टैरिफ हो, चाहे अनवांटेड वॉर्स, और ये सारा जो ड्रामा उनका चलता रहता है। और वो ये अल्टीमेटली, देखिए कल भी बात हुई हमारी, अल्टीमेटली ये सारा स्टेप जा रहा है किसके लिए? शी जिनपिंग और ट्रम्प की मीटिंग होने वाली है। तो ये बोलेगा कि आपने अगर ढंग से रहना चाइना को, तो हम कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम शुरू कर देते हैं। और आपने ये भी नोटिस किया होगा कि इंडिया में भी निकोबार आइलैंड्स को लेके शुरू हो गया, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ मलाका जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है चाइना के सप्लाई चेन के लिए।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉट्स हैं जो बिल्कुल चल रहे हैं। एंड आई अगेन वांट टू से कि अजीत डोभाल जो थे वो ऐसे घूमने नहीं गए थे यूएई में। तो बहुत अंडरग्राउंड, जो हमेशा मैं बोलता हूँ मीटिंग्स में, सॉरी इंटरव्यूज में, कि जो हमारे सामने हो रहा है वो एक वो है, एक प्ले है। पीछे बहुत ज्यादा चीजें जो है वो चल रही हैं जिसका खुलासा हो जाएगा। पर आई थिंक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट एंड आई होप कि ये अब बीच में कोई पंगा ना डाले। और आपका प्रश्न देते हुए कि ईरान को अब जो है थोड़ा बिल्कुल कुछ देना पड़ेगा कि हम जो है नॉर्मलसी की तरफ जाएंगे। और ईरान कैन नॉट अफोर्ड टू बम्बार्ड मिडिल ईस्ट एट ऑल। मतलब जीसीसी कंट्रीज में वो बिल्कुल एक तरीके से प्लेज करे कि मैं दुबई को नॉट डिस्ट्रॉय करूंगा, अबू धाबी को नहीं करूंगा, बहरीन को नहीं करूंगा। मैं तो उस होटल में रुका हुआ हूँ जो बहरीन में यहाँ पे उन लोगों ने बॉम्ब ड्रोन डाला था। लेकिन अमेरिका को हासिल क्या हुआ फिर? सी दिस इज अ वेरी बहुत ही डीप क्वेश्चन आपने पूछा है कि अमेरिका को क्या हासिल हुआ। मैं ये बता दूं, ट्रम्प की फैमिली को बहुत कुछ हासिल हुआ है। जो हम लोग कहते हैं ना, मार्केट को शॉर्ट करना और ये सब करना, और ये किसी टाइम फ्यूचर में निकल के आएगा। अमेरिका का हासिल एक्चुअली कुछ नहीं हुआ। उन लोगों ने अमेरिका का बहुत नुकसान नहीं, ये तो हुआ फिर है जब ये और NATO राष्ट्रपति नहीं रहेंगे फिर तो ये धरे मैं- जाएंगे, इनकी पूरी जो टीम है वो धरी जाएगी। पीट हेग्सेथ नहीं बच पाएंगे, स्टीव विटकॉफ नहीं बच पाएंगे, जेरेड कुशनर कब तक बचेंगे? ये सब भी तो जांच के दायरे में आएंगे जब ये सब चीजें ओवर हो जाएगा, जब ये खुद राष्ट्रपति नहीं रहेंगे। ऐसा थोड़ी है कि वो हमेशा के लिए सत्ता पर बिठा दिए गए हैं। टाइम तो इनका भी ओवर होगा, फिर कैसे बचाएंगे अपने आप को? बस आपको ये बताना, डेमोक्रेट्स एक कोशिश कर रहे हैं कि वो शायद एक केस करेंगे उनके ऊपर जो मिड टर्म से पहले, और इम्पीचमेंट के लिए भी करेंगे। तो बहुत ये जो है, मुझे तो नहीं लगता कि अगर कोई मिरेकल निकल के आ जाए जिससे ये मिड टर्म जो है रिपब्लिकन जीत पाए। बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है रिपब्लिकन पार्टी का, ट्रम्प का खुद का और अमेरिका का। तो हर एक लेवल से, जियो पॉलिटिक्स के हिसाब से, फॉरेन पॉलिसी के हिसाब से, ग्लोबल सिक्योरिटी लीडर के हिसाब से, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग डेंट उनको बहुत बड़ा लगा है, क्योंकि वो बचा नहीं पाए अपने खुद के बेसिस पर। बाकियों को कैसे बचाएंगे? पर सबसे बड़ा डेंट लगा है जो अमेरिका की डोमिनेंस है, डॉलर इंफ्रास्ट्रक्चर जो हम लोग कहते हैं, आर्किटेक्चर जो है पोस्ट ब्रेटन वुड एंड पोस्ट 1971 पेट्रो डॉलर, और एक्सेलरेशन ऑफ डी डॉलराइजेशन जो है वो एक रियलिटी है। और ये जो है इसका खामियाजा जो है काफी लंबा देखा जाएगा हिस्ट्री में कि कैसे एक टर्निंग पॉइंट आया था। और उसमें ट्रम्प ने, वो सोच रहे कि मैं गोल्डन अक्षर से अपना नाम लिखूंगा, शायद उस टर्निंग पॉइंट को दुनिया याद रखेगी कि ट्रम्प ने जो शुरू किया था वो बेसिकली जो यूके के साथ हुआ था वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, वही अब अमेरिका के साथ होना शुरू हो गया। अमेरिका के साथ आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, सोवियत संघ वाले रास्ते पर ये ओवर स्ट्रेचिंग का भी मामला है। यूएसएसआर इसलिए कोलैप्स हुआ क्योंकि वो ओवर स्ट्रेच कर गया था पूरे वर्ल्ड में और बाद में उसको मेंटेन नहीं कर पाए। आज की तारीख में डोनाल्ड ट्रंप ने उस ओवर स्ट्रेच को और बड़ा करने की कोशिश की और अब उसको मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, जिसका परिणाम ये होगा कि शायद ईरान की लड़ाई ट्रंप या अमेरिका के लिए ओवरसीज में या फिर बाहर लड़ी जाने वाली कोई ये आखिरी लड़ाई साबित हो। शायद इसके बाद वो इस तरह की जंग कहीं किसी बाहर विदेशी धरती पर साउथ चाइना सी के अंदर घुसकर ना लड़े या फिर वापस मिडिल ईस्ट में आकर ना लड़े, इस तरह का सीन बन सकता है। लेकिन आज की तारीख में क्या पुतिन ने वो गेम कर दिया है जिसका इंतजार पूरी दुनिया कर रही थी? संजीव जी, देखिए, इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं अभी रवि जी को सुन रहा था और एक सम्मानित वहाँ उद्योगपति हैं, और लेकिन मैं एक बात अवश्य कहना चाहता हूँ कि रवि जी ने अभी जो बातें कही हैं अमेरिका के बारे में, वो अमेरिका ही वो देश है कि जहाँ पर बैठ करके वो इस तरीके की बातें कर सकते हैं। क्या ईरान में कोई स्कॉलर बैठ करके और वहाँ का कोई उद्योगपति ईरान की इस्लामिक रिजीम के बारे में बात कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता। तो ये जो अमेरिका की जो रिजिलियंस है, जो अमेरिका की जो डेमोक्रेसी की जो ताकत है, वो अमेरिका को आगे भी मजबूत बना करके रखेगी। और मैं अमेरिका के भविष्य के बारे में कोई भी ऐसी आशंका नहीं देखता कि उसका भविष्य कहीं डगमगाया है। और जहाँ तक ईरान की इस्लामिक रिजीम का जो अप्रोच, चाहे वो इसराइल के प्रति रहा हो, चाहे वो आतंकवाद को समर्थन देने के प्रति रहा हो, या न्यूक्लियर वेपन्स को इस इंटेंशन के साथ एक्वायर करना कि वो इसराइल को वर्ल्ड मैप से मिटा देंगे, इस इंटेंशन को उसमें बदलाव जरूर लाने की आवश्यकता है। और देखिए, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि अमेरिका ने और इसराइल ने ईरान की इस्लामिक रिजीम को बहुत ही सब्सटेंशियली डिग्रेड किया है, बहुत ही सब्सटेंशियल उसको क्षति पहुंचाई है। पहले ही स्ट्राइक में वहां के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामनाई को ही एलिमिनेट कर देना,
40+ जो वहाँ की लीडरशिप थी, टॉप लीडरशिप, उसको ही एलिमिनेट कर देना। उसके बाद थाउजेंड्स ऑफ टारगेट्स को 28 फरवरी और उसके बाद 40 दिनों के लगभग चले हुए युद्ध में सब्सटेंशियली डिग्रेडेशन उसका जो ईरान का हुआ है वो ईरान ही जानता है, वो हम बाहर से बैठ करके एसेस नहीं कर सकते। और वो अब्बास अरागची की जो इस समय बेचैनी है, जो यहाँ वहाँ वो अनेक कैपिटल्स में वो यात्राएं कर रहे हैं, वो इस बात को भी दर्शाता है कि अमेरिका का नेवल ब्लॉकेड कितना इफेक्टिव है। और वो जो नेवल ब्लॉकेड यदि 1 हफ्ते 2 हफ्ते और चला तो फिर ईरान के कुएं बंद होना जब शुरू हो जाएंगे तो फिर ईरान की हालत और भी खस्ता हो जाएगी। तो ऐसे में ये मैं स्पष्ट रूप से देखता हूं कि ईरान की के ऊपर अमेरिका और इजराइल ने अपने बहुत सारे बड़े मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स हासिल किए हैं। और जैसा कि मैं विवेक जी आपके शोज में पहले भी लगातार कहता रहा हूं कि जिमी कार्टर से लेकर के आज डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे एडमिनिस्ट्रेशन तक अमेरिका के सभी राष्ट्रपतियों ने ईरान के इस्लामिक रिजीम, जो कि एक शत्रुतापूर्ण व्यवहार अमेरिका के प्रति रखती रही है, उसको हिट करने के बारे में जरूर सोचा। बस अंतर इतना है कि डोनाल्ड ट्रंप ने वो कर दिखाया है और कुछ अन्य राष्ट्रपतियों का जो ईरान के प्रति जो अप्रोच था थोड़ा नरम और कुछ गर्म, ज्यादा अंतर जरूर हो सकता है। नहीं, लेकिन विद ड्यू रेस्पेक्ट संजीव सर, विद ड्यू रेस्पेक्ट मैं एक बात इसमें आपसे पूछना चाहता हूं। आपने डेट टू इजराइल की बात कही कि भाई ईरान को कभी न्यूक्लियर पावर नहीं होने दिया जाएगा, लेकिन आप अमेरिकी राष्ट्रपति के उस बयान की आलोचना करेंगे जिसमें उन्होंने कहा कि हम रातों रात ईरान को साफ कर देंगे, हमारे पास वो कैपेबिलिटी है, ईरान का भूगोल बदल जाएगा। तो ईरान के IRGC की गलती है, वहां के सुप्रीम लीडर की गलती, लीडरशिप की गलती, या फिर ईरानी लोगों की गलती? अगर 30,000 स्ट्राइक अमेरिका इजराइल ने की तो मारा कौन गया वहां पर? तो फिर तो ईरान और अमेरिका में कोई फर्क नहीं बचा। बताइए क्या फर्क है फिर? देखिए, ये जो पूरी जो सोच है कि एक सिविलाइजेशन को ही समाप्त कर देने की और पूरे स्टेट ऑफ इजराइल को ही एलिमिनेट कर देने की, इसको किसने शुरुआत की? डेथ टू अमेरिका और डेथ टू इजराइल के नारे कहां लगते थे? इजराइल में आपने कंडेम किया ना, आपने कंडेम किया ईरान को, मैंने कुछ नहीं कहा। ठीक है, आप सही कह रहे हैं, किसी एक सिविलाइजेशन को मिटा देने की बात ठीक नहीं है। यही काम तो डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, रोज ट्वीट करके कर रहे हैं, खुद को पोस्ट करके बार बार हाथ में मशीन गन लेके एक राष्ट्रपति पोस्ट कर रहा है। क्या आप इसको सामान्य मानते हैं? इज इट नॉर्मल? नहीं, मैं देखिए ये युद्ध, देखिए मैं इसको भी सामान्य मैं इसको भी सपोर्ट नहीं करता और मैं नहीं मानता कि किसी तरीके की एक सिविलाइजेशन को भी समाप्त करने की धमकियां दी जाए। वो एक प्रेशर टैक्टिक्स के तहत जरूर किया गया, लेकिन ये जो पूरी जो सोच है बहुत जो लॉन्ग टर्म और सस्टेनेबल तरीके से, चाहे वो अयातुल्लाह खामनेई रहे हों, आप चूंकि वो नहीं रहे उसके बाद उनके बारे में बात करना उचित नहीं होगा, लेकिन ये जो रिजीम उसकी जो सोच है वो डेथ टू अमेरिका डेथ टू इजराइल की आज भी है। आज भी वो आतंकवादियों को समर्थन देने का ही, हिजबुल्लाह को अगर वो समर्थन दे रहे हैं तो जाहिर है कि वो आतंकवाद को समर्थन दे रहे हैं। हम, और यदि वो ईरान ये शर्त रखता है कि वो हिजबुल्लाह से पर हमले रोकेंगे तभी हम बात करेंगे, तो ये आतंकवाद को समर्थन देने जैसा ही है। अभी भी 28 फरवरी के बाद से भी विवेक जी आज तक ईरान के इस्लामिक रिजीम ने अपने जो इजराइली स्टेट ऑफ इजराइल के प्रति जो, जिसको कि वो जायनिस्ट रिजीम कह के पुकारते हैं, इजराइल का नाम तक नहीं लेते, उसके बारे में कोई सकारात्मक परिवर्तन नहीं दिखाया है। सऊदी अरबिया, UAE, बहरीन जैसे राष्ट्र, यदि मैं फिर से कहता हूं कि इजराइल से अगर वो बात कर सकते हैं तो ईरान की इस्लामिक रिजीम क्यों नहीं बात कर सकती? आखिर ये स्टेट ऑफ इजराइल को रहने का कोई हक नहीं है? क्या जो है यहूदियों को कोई अपने मदरलैंड को हासिल करने का कोई हक नहीं है? जबकि वो भी बहुत पुरानी सभ्यता है। नहीं, वो तो बहुत पुरानी है, वो तो 5000 साल पुरानी सभ्यता है। पर्शियंस आज से थोड़ी रह रहे हैं, पर्शियंस तो हमारे हिंदुस्तान में भी कई आकर बसे। अब आपने ये बात कर दी कि भाई अब मैं आपसे एक और सवाल करता हूं। आप सीरिया के राष्ट्रपति के बारे में बात कीजिए। सीरिया के राष्ट्रपति का नाम है अबू मोहम्मद अल जुलानी, ISIS का ड्रेडेड टेररिस्ट, जिसने अमेरिकी जवानों के गर्दन को हाथ में इस तरह से पकड़ा था, 2 सर, और उसको रेड कारपेट वेलकम देते हैं डोनाल्ड ट्रंप। ये कैसे मुमकिन है? बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। इसका जवाब बहुत ही लाउड एंड क्लियर है। यदि कोई व्यक्ति जो कि आतंकवादी हो, ड्रेडेड हो, चाहे वो कितने भी संगीन अपराध किए हो, उसने यदि अपने व्यवहार में चेंजेस ला करके दिखाए तो उसको अंतर्राष्ट्रीय समुदाय स्वीकार करेगा, अमेरिका भी उसको स्वीकार करेगा, और उसी तरीके का परिवर्तन यदि इस्लामिक रिजीम भी ला करके दिखाती है उसको भी अमेरिका स्वीकार करेगा। मैं ये स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि यदि इस्लामिक रिजीम अपने बिहेवियर में चेंज लाती है तो वो अमेरिका और इजराइल के साथ उसकी शांति स्थायी रूप से हो सकती है। लेकिन वो जो परिवर्तन, जो जिलानी की आपने बात कही, उसने तो परिवर्तन ला दिया, जो भी कारण उसके परिवर्तन लाने के रहे हो। अल-कायदा का ड्रेडेड टेररिस्ट था और दोनों हाथों में वो गर्दनें लेकर के घूमा करता था, हमने सब देखा है, वो सारी तस्वीरें देखी हैं। लेकिन आज वो जुलानी जिस तरीके से बिहेव करता है
वो पहले वाला ड्रेडेड टेररिस्ट नहीं दिखाई देता, उसने अपने व्यवहार में परिवर्तन लाया है। उसी तरीके का परिवर्तन इस्लामिक रिजीम को भी ला करके दिखाने की आवश्यकता है। तालिबान यदि अपने अंदर परिवर्तन अगर ला रहा है तो भारत उसके साथ एंगेज कर रहा है। यदि तालिबान ने उसके बाद उसी तरीके का अगर रुख अख्तियार किया रहा होता जैसे कि 1.0 तालिबान था तो उस समय कोई परिवर्तन नहीं था। लेकिन अभी 2.0 में हालांकि तालिबान में भी इतने परिवर्तन नहीं आए, लेकिन जो थोड़े बहुत वहां पर जो स्थितियां बेहतर दिख रही हैं उसी का परिणाम है कि कुछ देशों ने उसे ग्रेजुअली धीरे धीरे उसको उसके साथ एंगेज करना शुरू किया। रिकॉग्निशन तो कुछ ही देशों ने दी है, भारत ने भी आज तक रिकॉग्निशन नहीं दी है। तो मेरा ऐसा मानना है कि किसी भी व्यक्ति में अगर परिवर्तन आते हैं तो उसकी एक्सेप्टेबिलिटी में जो है प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, उसको स्वीकार करना चाहिए। व्यक्ति से घृणा नहीं करनी चाहिए, उसके अंदर के जो दुर्गुण हैं उससे आप घृणा कीजिए। और यदि वो जी बिल्कुल, लेकिन आपकी बात पर तपेश जी मुस्कुरा रहे थे, रवि जी भी कुछ रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं। जी तपेश जी के विचार मैं सुनना जरूर चाहूंगा और रवि जी को भी सुनना चाहूंगा, लेकिन मैं ये मानता हूं कि यदि कोई व्यक्ति अपने अंदर सुधार लाता है और इस्लामिक रिजीम भी अपने अंदर सुधार लाएगी तो उसको भी एक्सेप्टेबिलिटी मिलेगी, उसको भी अमेरिका के साथ उसके बेहतर राहत इंदौरी साहब की संजीव जी 2 लाइनें हैं। मेरे हुजरे में नहीं कहीं और रख दो, आसमां लाए हो जमीन पर रख दो, अब कहां ढूंढने जाओगे हमारे कातिल, कत्ल का इंजाम हम ही पर रख दो। तो ये कुछ कहानी जियोपॉलिटिक्स में देखने को मिल रही है अलग अलग देशों के आयाम पर। तपेश जी 7 अक्टूबर 2023 को ही हुई थी, जिसका की कल्मिनेशन अभी आप देख रहे हैं कि कितने ज्यादा कत्ल हो चुके हैं। जी तपेश जी, नहीं इंटरेस्टिंग चल रहा मामला। वैसे अमेरिका के बारे में जो बात हमारे विदेश मामलों के जानकार कह रहे थे, मैं असहमत और सहमत की बात नहीं करूंगा। मैं ये कहूंगा कि डबल स्टैंडर्ड तो है, वो पूरी दुनिया को पता है। ट्रम्प साहब का थोड़ा सा ज्यादा है, हर चीज में डबल स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए और उससे ये साबित होता है कि ताकतवर रूल बनाते हैं, एक्चुअली जनरल रूल कुछ होता नहीं है, तो पावरफुल अपना रूल बता देता है। और वो जो आदमी ज्यादा बोलता है ना, जैसे ट्विटर पे कर दिया, वो कहते हैं ना कि अल्फाज अच्छे इसीलिए होते हैं कि जब चाहे मुकर जाओ और खामोशी की ताकत सबसे ज्यादा होती है। तो ये जो बिना बात की जो बकवास होती है और ये डबल स्टैंडर्ड पूरी दुनिया को दिखते हैं। दूसरी बात रेजिलियंस की हो रही थी, मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि एज ऑन डेट अमेरिका की रेजिलियंस ज्यादा है। अगर देखिए ये लड़ाई, अगर हम बाकी चीजें शांति प्रस्ताव और संधि ये सब छोड़ दें तो इस लड़ाई को जीतेगा कौन? जिसकी क्लॉक ज्यादा लंबी है। क्लॉक का मतलब यह है कि जिसके पास पेन सहने की शक्ति ज्यादा है, और वो आज ट्रंप और अमेरिका के पास नहीं है, ईरान के पास है। ईरान अपनी क्लॉक को लंबा खींचता जाएगा, वो ट्रंप के पास नहीं है। चाहे वो इकोनॉमी की प्रॉब्लम हो, चाहे वो घर की प्रॉब्लम हो, चाहे वो मिड टर्म इलेक्शन हो, चाहे वो मिसाइलों की कमी हो, कुछ भी हो। इसीलिए ईरान इस गेम को समझ गया है कि मुझे अपनी क्लॉक लंबी रखनी है, इसीलिए ट्रंप प्रेशर में है। 3-4 पॉइंट मैं इसके अलावा छोटे छोटे बोलूंगा। अब ट्रंप साहब की प्रॉब्लम क्या है कि देखो, वो जेडी वांस ने भी बोला कि ट्रंप को ब्रीफिंग रॉन्ग मिल रही है। ये सब पैनिक स्टेटमेंट्स होते हैं कि जब आपका जो आप चाह रहे हो वो नहीं हो रहा होता ना। और दूसरी बात ये हुई कि साहब कल को ट्रंप साहब फंसेंगे तो भैया पीटर हेग्सेथ, मिस्टर कुशनर, स्टीव विटकॉफ सबको चढ़ा दिया जाएगा सूली पे। ट्रंप साहब फिर भी बचे रहेंगे, वो बिजनेसमैन है। नाउ अब बात हो रही है कि रशिया और चाइना इसमें बड़े प्लेयर हैं। क्या रशिया चाइना वाकई में इस वॉर को खत्म करवाना चाहते हैं? आंसर इज बोथ, यस और नो। रशिया जेन्युइनली चाहता है, आई डोंट नो, बिकॉज उसका यूक्रेन में फायदा है, क्योंकि यहाँ वेपन्स ही नहीं है यूक्रेन के पास, वो सप्लाई रुक जाएगी। इधर चाइना ताइवान पे आंख गड़ाए बैठा है, बट एनर्जी का प्रॉब्लम है चाइना का, क्योंकि इंडिया की तरह चाइना भी बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। तो एक्चुअली ये लोग अपने गेम बनाने में लगे हुए हैं। इसलिए अगर मैं ये बोलूं कि नहीं वाकई में ये खत्म करना चाहते हैं, तो मेरी तरफ से आंसर यस और नो है। अमेरिका इस वॉर को छोड़ के ऐसे ही शांति प्रस्ताव मान लेगा? नो, अमेरिका कैन नॉट अफोर्ड ऑन लूजिंग ग्राउंड। बहुत बेइज्जती हो चुकी है, और अमेरिका की सुपर पावर सत्ता जो ताकतवर रूल बनाता है, अगर वो वर्ल्ड ऑर्डर में नहीं रहेगा तो अमेरिका की स्थिति और खराब हो जाएगी। इसलिए अमेरिका रास्ते ढूंढ रहा है किसी भी जेन्युइन पावरफुल पॉइंट पे। जैसे मैंने पहले बोला था कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज भी खुलवा लिया वन स्टेप बाय वन स्टेप, तो वो अमेरिका उससे कुछ गेन हासिल कर सकता है। नेटो इस वॉर में शामिल होगा? नहीं होगा। अमेरिकन सपोर्ट को, अमेरिका को कौन सपोर्ट कर रहा है आज की डेट में? कोई नहीं। ठीक है, तो अब प्रॉब्लम ये। और दूसरी बात, क्या ये पीस ज्यादा दिन टिकेगी? नहीं, क्योंकि जब तक इजराइल नहीं मानेगा
और हिजबुल्लाह को नहीं छोड़ेगा, वो ईरान ने क्लियर कर दिया है। तब तक ये थोड़े छोटे मोटे सेटलमेंट रहेंगे, आगे नहीं होगा। क्या ये युद्ध समाप्त हो जाएगा? नहीं, क्योंकि ये स्टैंड ऑफ जारी रहेगा, ये पावर प्रोजेक्शन जारी रहेगा, सीज फायर जारी रह सकता है, लेकिन युद्ध खत्म नहीं हो सकता। दैट इज माय पॉइंट ऑफ व्यू। बिल्कुल, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जल्दी से संजीव जी कुछ रिएक्ट करना चाह रहे हैं। संजीव जी, शॉर्ट रिएक्शन प्लीज। थैंक यू। हाँ, देखिए, ये बिल्कुल तपेश साहब ने बिल्कुल सही कहा। मैं जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, युद्ध लंबा, ये जो नेगोशिएशंस के, युद्ध तो नहीं, मैं नेगोशिएशंस की जो प्रोसेस है ये बहुत ही प्रोलॉन्ग्ड होगा। उसमें हिकअप्स आएंगे, उसमें अटैक्स, काउंटर अटैक शुरू हो सकते हैं, सीज फायर एक लंबे समय तक जारी रह सकता है। लेकिन जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है वो मैं ओपन होने की संभावना अवश्य देखता हूं, क्योंकि उससे ईरान भी बहुत गहरे तरीके से प्रभावित है और पूरा विश्व इससे बहुत प्रभावित है। और महाशक्तियों का एक इंटरवेंशन स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर के भी है, रशिया, चाइना जैसे राष्ट्रों का। तो मैं इसको नॉर्मलाइजेशन की तरफ जरूर देखता हूं। लेकिन ये जो पूरी जो सिचुएशन है, देखिए, इसका जो एक समाधान है, मैं अंत में फिर से इस बात को कहना चाहता हूं, डायलॉग एमंग सिविलाइजेशन का अप्रोच अख्तियार करना होगा। क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन की जो सोच है, जो एक शैतानी सोच है, उसको त्यागना होगा। बिल्कुल, और मुझे लगता है अगर डायलॉग पहले अख्तियार किए गए तो शायद ये सिचुएशन ना ही होती। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।